गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर। मैं हूं रवि सर और आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये जो वीडियो है इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अपना परिचय कैसे दें। और मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि मैक्सिमम मतलब आज के परिवेश में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है, बट ढेर सारे ऐसे भी लोग हैं, ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश की जानकारी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सारे लोगों के लिए मतलब ये कह सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो इसके बाद मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस वीडियो में दिए गए सारे टिप्स को फॉलो करते हैं, तो आप वो अपना परिचय जो है, अपना इंट्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली कहीं भी दे सकते हैं, बहुत ही आराम से दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन ढेर सारे लोगों से मिलते हैं, ढेर सारे लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ लोग जो होते हैं जो हमारे जान पहचान के होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से स्ट्रेंज होते हैं, अनजान होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब हम स्ट्रेंज पर्सन से मिलते हैं और उनसे कोई वर्क होता है तो सबसे पहले जो है हमें अपना परिचय का आदान प्रदान करना होता है, हमें अपना परिचय देना होता है। फ्रेंड्स, यू मे बी ए स्टूडेंट, you have to introduce yourself in your school before your principal, before your teacher. Friends, you may be if you want a job, यदि आप जॉब चाहते हैं, then you have to introduce yourself before interviewer. इंटरव्यूअर कौन होता है? जो हमारा इंटरव्यू लेता है, जो हमारा साक्षात्कार करता है। तो इस कंडीशन में हमें अपने परिचय का जो है जरूरत अपने दैनिक जीवन में कई जगहों पर पड़ता है। और उस कंडीशन में ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट बिगन इज द हाफ बिगन, यानी कि जो शुरुआत जो होता है अगर इंप्रेसिव हो, बेटर हो, बढ़िया हो, तो समझिए कि हमारा आधा काम हो गया। और ऐसे भी कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहला प्रभाव जो होता है वही हमारा अंतिम प्रभाव होता है। तो इस दौरान ये कहा जा सकता है कि आज के दौर में अगर पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंप्रेशन अगर किसी लैंग्वेज का है तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। यानी पूरे दुनिया में आप किसी कंट्री में जाएं, अगर आपको वन एंड ओनली लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आता हो तो मैं समझता हूं कि आप वहां अच्छी तरह से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, और आई थिंक आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। सच है, आप अपने देश में ही देखिए, जो जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के लिए कॉमन लैंग्वेज एक ही है, वह है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज हो, आप किसी भी स्टेट में जाएं, इजीली आप वहां पर बातचीत कर सकते हैं इस लैंग्वेज के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि आज के परिवेश में इस लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन इन चीज़ों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, हाउ टू कमांड ऑन दिस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। देन इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे आज के क्लास में, स्पोकन क्लास का ये मेरा पहला दिन है, पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस क्लास में आप लोग ये सीखेंगे कि हम अपना परिचय दूसरे लोगों के सामने कैसे दें। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि जो इंट्रोडक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल इंट्रोडक्शन और दूसरा होता है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो बात करेंगे कि आखिर फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे बड़ी बात कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन वैसे इंट्रोडक्शन को कहते हैं जिसे हमें ऑफिशियली कहीं जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसे हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आप स्कूल में गए हैं, आपको अपने प्रिंसिपल को इंट्रोडक्शन देना है या क्लास टीचर को इंट्रोडक्शन देना है, उस कंडीशन में वो जो इंट्रोडक्शन आपका होगा वो आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। या आप इंटरव्यू के लिए गए हैं या फिर किसी ऑडिटोरियम में गए हैं तो वो भी इंट्रोडक्शन आपका जो होगा वो भी फॉर्मल इंट्रोडक्शन ही होगा। अब बात करेंगे कि इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या और इसका प्रयोग कहाँ होता है, हम इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन कहाँ देते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन आउटडोर्स में, सच है हम अपने फ्रेंड के पास गए और उस फ्रेंड का एक और फ्रेंड है जिसे मैं नहीं जानता और हमें वहां पर परिचय देना है, या उस फ्रेंड का जो फ्रेंड है वो अगर मुझे परिचय देगा तो वहां पर फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं होगा बल्कि इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा।
इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन यानी आउटडोर्स में अपने फ्रेंड्स के साथ या दूसरे रिलेटिव्स के साथ ऐसे जगह पर जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है तो हम वहां पर इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो में दोनों तरह के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिर फॉर्मल इंट्रोडक्शन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कॉमन है और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कॉमन नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन है इसके मेनली 10 पार्ट्स है, 1 to 10 यानी कि 1 से लेकर के 10 भाग है। अगर ये सारी चीज़ों की जानकारी हो गई तो कहीं भी अपने स्कूल में या अपने इंटरव्यूअर के सामने या कहीं भी ऑफिशियली हम अपने आप को स्ट्रांगली इम्प्रेसिव वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा पार्ट है इसका फॉर्मल इंट्रोडक्शन का। तो फर्स्ट पार्ट है एंटर, यानी ऑफिस में प्रवेश के समय वहीं से हमारा इंट्रोडक्शन मानिए शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट इसका एंटर प्रवेश। सेकंड इसका पार्ट है ग्रीट यानी अभिवादन। थर्ड पार्ट नेम यानी अपना नाम बताएंगे। फोर्थ प्लेस। फिफ्थ फैमिली। सिक्स्थ क्वालिफिकेशन। सेवेंथ एडिशनल स्किल्स। एट्थ एक्सपीरियंस। नाइन्थ हॉबी एंड टेंथ जो कि लास्ट पार्ट है इस फॉर्मल इंट्रोडक्शन का वो जो है एंड। तो हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि आखिर इस फॉर्मल इंट्रोडक्शन के पार्ट्स क्या कहते हैं, हम अपने आप को कैसे कहीं भी इंट्रोड्यूस ऑफिशियली करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट पार्ट फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया हुआ है वो एंटर, यानी कि एंट्री के समय हमें क्या कहना है, कैसे कहना है। और तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। देखिए यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है परमिशन के लिए, यानी कि अनुमति के लिए कि महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, महाशय क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर ये जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। तो भाई आप कहीं भी इंटरव्यू देने गए हैं और आप पोलाइट नहीं रहिएगा तो भाई इंटरव्यूअर आपको तो ऐसे ही सिलेक्ट नहीं करेगा, सोचेगा इस बंदे में दम नहीं है, इस बंदे में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। तो वहां पे हमें फॉर्मल इंट्रोडक्शन में मे से शुरू करना पड़ेगा सेंटेंस को। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। हाँ कभी कभी ये देखा जाता है कुछ बंदे जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या थोड़ा सा ये तो क्या करते हैं शुरू करें कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन मैडम। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कैन का प्रयोग किया गया है परमिशन के लिए बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज यहाँ पर जो कैन है ये क्या करता है, एक कैपेसिटी दर्शाता है। अगर कैन से शुरू करके परमिशन मांगा गया हो तो परमिशन समझिए कि ये एकदम अनडिसिप्लिन्ड है। यानी कि यहाँ पर अगर कहे कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन मैडम, क्या मैडम मैं यहाँ अंदर आ सकता हूँ, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो सर यहाँ पर यस कहें या नो कहें, उस बंदे के अंदर इतना क्षमता है कि अगर यस कहेंगे तो भी जाएगा और नो कहेंगे फिर भी वो बंदा अंदर जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो कैन है इसका प्रयोग हमें ऑफिशियली बिल्कुल ही नहीं करना है, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। यानी कि कैन का प्रयोग हमें बिल्कुल ही नहीं करना है, भूल करके भी नहीं। अन्यथा अगला तो आपको ऐसे ही समझेगा कि ये बंदे में कोई इस तरह का जो है मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है, बिल्कुल ही अनडिसिप्लिन्ड है, तो ऐसे ही आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, ऐसे ही आपको मतलब वो जो है फेल कर देगा उस इंटरव्यू में। तो यहाँ पर बात यहाँ पर होती है, हाँ कैन का प्रयोग हम इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पर फ्रेंड्स की बात होती है, वहाँ पर रिलेटिव्स की बात होती है, वहाँ पर अपने कलीग्स की बात होती है, वहाँ पर ये चीज़ चलेगा। लेकिन ऑफिशियली बिल्कुल ही ये एंटर वाला जो है कैन का प्रयोग नहीं चलेगा। तो हम कैसे करेंगे, तो वहाँ पर ऑफिशियली जो है जब हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे तो वहाँ पर हम मे का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग आते हैं सेकंड जो पार्ट यहाँ था ग्रीट का, आप देख पा रहे हैं ग्रीट। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ग्रीट में क्या था। तो ग्रीट जो है हम इसमें भी 2 तरीके का ग्रीटिंग्स आपको हमने बताया है। तो जैसे जो फॉर्मल ग्रीटिंग आपका होगा उसमें हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। यानी ये इस लाइन में जितने भी आपको ग्रीटिंग्स दिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब के सब जो हैं ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। ऑफिशियली आपको इन्हीं ग्रीटिंग्स का प्रयोग करना है। आप एंट्री ले लेते हैं तो डायरेक्टली वहां पर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, इस तरह के ग्रीटिंग्स का आपको प्रयोग करना है। ये सारे के सारे ग्रीटिंग्स जो हैं वो फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक बात और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा
वो बात क्या है आप समझिए कि यहाँ पर जो है गुड मॉर्निंग का प्रयोग कब करना है, गुड आफ्टरनून का प्रयोग कब करना है और गुड इवनिंग का प्रयोग कब करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी समझ लेते हैं। तो रात्रि के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे से पहले, यानी कह सकते हैं कि दोपहर के 11:59 तक हम लोग गुड मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। कब से कब तक? तो रात्रि के 12 बजे के बाद से लेकर के दोपहर के 11:59 तक हम लोग गुड मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही दोपहर का 12 बजता है एग्जैक्टली हम उसी टाइम में, अगर आप ऑफिस में इंटर किया है और अगर जो सर हैं या मैम हैं, जो हमारे इंटरव्यूअर हैं या ऑफिशियली जिनसे भी हमें मिलना है, जिनको भी अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो वहाँ पर हम कहेंगे गुड नून सर, गुड नून मैम। इस तरह से करके हम लोग जो है अपना ग्रीटिंग फॉरवर्ड करेंगे अगले बंदे तक। नेक्स्ट है गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून का जो प्रयोग है वो हम लोग कब करेंगे? तो दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के 4:59 यानी शाम के 5 बजे से पहले तक, यानी दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे से पहले तक हम लोग सेकेंड ग्रीटिंग का प्रयोग करेंगे, वो होगा गुड आफ्टरनून। तो जब उस दौरान जाएंगे तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। तो इस तरह से अपने ग्रीटिंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद थर्ड जो ग्रीटिंग है गुड इवनिंग का, इसका प्रयोग हम लोग जनरली शाम के 5 बजे से लेकर के सोने से पहले तक करते हैं। बाय द वे उसी टाइम में अगर हमारा इंटरव्यू हो गया शाम के 5-6 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक, उसी टाइम में हमारा इंटरव्यू हो गया, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, जाएंगे अंदर। जैसे ही परमिशन के बाद मैं कम इन सर कह के अंदर जाएंगे, वहाँ पर बोलेंगे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। और इस तरह से जो है हम लोग ग्रीटिंग करेंगे, अगले को ग्रीटिंग फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अगर हाँ इसमें जो है अगर आप ग्रीटिंग में जो, ये तो फॉर्मल ग्रीटिंग की बात हमने की, अब बात करेंगे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स की। कुछ ऐसे भी ग्रीटिंग्स जो अपने फ्रेंड्स के साथ चलता हो, ठीक है, बाहर में हमें मतलब अपना परिचय देना हो किसी अपने हम उम्र के साथ, अपने कलीग्स के साथ, तो वैसे कंडीशन में फॉर्मल नहीं बल्कि हम लोगों को इनफॉर्मल ग्रीटिंग का प्रयोग करना है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग का प्रयोग कैसे होगा आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है कि हेलो, हे, हाय, व्हाट्सअप, ये सारे ग्रीटिंग्स जो हैं ये सब के सब क्या हैं? तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। इसका प्रयोग हम आउटडोर में करेंगे, अनऑफिशियली करेंगे। हे, हेलो, हाय, व्हाट्सएप, ये सारे ग्रीटिंग्स इनफॉर्मल हैं। अब हम लोग तो दो चीज को समझ गए। फर्स्ट एंटर समझ गए कि एंटर कैसे करना ऑफिशियली, और अनऑफिशियली कैसे एंटर करना है। इसके बाद ग्रीटिंग की बात होती है तो ग्रीटिंग की बात को ऑफिशियली हम लोग ग्रीटिंग कैसे करेंगे और अनऑफिशियली ग्रीटिंग कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ गए। अब थर्ड पॉइंट जो आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नेम, यानी अपना नाम हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ नाम बताने का तो भाई तरीके तो अलग अलग तरह के हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर नेम में मैंने लिखा है आई एम राहुल। जैसे ग्रीटिंग करवाना, जैसे आई एम राहुल, आई एम रवि, आई एम श्याम, आई एम रंजीत, आई एम बबलू, आई एम सोनू, किसी तरीके से आप कह सकते हैं। इसी तरह से सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे माय नेम इज रवि, माय नेम इज श्याम, माय नेम इज मोहन, माय नेम इज मोती, माय नेम इज रानी, माय नेम इज श्याम, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ऐसे भी अपना परिचय वहाँ अपना नाम बता सकते हैं। थर्ड जो ये है सेंटेंस है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि दिस इज रवि, दिस इज मोहन, दिस इज कृष्ण, दिस इज अर्जुन। इस तरह से जो है हम अपना वहाँ नाम ऐसे भी बता सकते हैं। और फोर्थ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो सबसे नीचे में लिखा हुआ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो माई सेल्फ से शुरू करते हैं सेंटेंस को। जैसे माई सेल्फ रवि, माई सेल्फ श्याम, माई सेल्फ कृष्णा। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम सेंटेंस को शुरुआत करेंगे, जब हम अपना नाम बताएंगे, तो सेंटेंस जो अगर हम यहाँ पर बताते हैं कि माई सेल्फ रवि, तो यहाँ पर ग्रामेटिकली इरर होगा। यह सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इरर में आएगा, यानी कि इसलिए इरर में आएगा कि माई सेल्फ जो है वो एक पॉसेसिव प्रोनाउन है, और पोसेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन नहीं आ सकता। इसलिए इस तरह से हम अपना जो है नाम नहीं बताएंगे, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, ग्रामेटिकली इरर होगा। इसलिए हम कभी भी जो है अपना नाम माई सेल्फ से शुरू करके अपना नाम तुरंत बाद अपना नाम नहीं बताएंगे। इस बात को माइंड करना है, ध्यान में रखना है कि माई सेल्फ से अपना नाम हम नहीं बताएंगे, इसलिए कि ग्रामेटिकली वो क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 3 प्रोसेस जैसे एंटर, ग्रीट, नेम, ये सारी चीज़ों का हमने ये समझा इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है फॉर्मल इंट्रोडक्शन का, वो प्लेस। तो प्लेस से रिलेटेड बात करते हैं। तो जैसे बताना है कि आई एम फ्रॉम पटना और दिल्ली, यानी कि अगर मुझे कहना है कि मैं पटना से हूँ या दिल्ली से हूँ, या फिर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आई लिव एट पटना और दिल्ली, यानी कि मैं पटना या फिर दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन बाय द वे मान लेते हैं कि इंटरव्यू पटना में ही हो रहा है और पटना से ही है, यानी कि अगर इंटरव्यू भी पटना में दे रहे हैं और मैं पटना से ही हूं, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं, एक छोटा सा वर्ड यहां पर आपको लगाना होगा, इट सेल्फ। क्या लगाना होगा? इट सेल्फ। यहाँ पर आपको एक छोटा सा वर्ड लगाना होगा, इट सेल्फ। जैसे मैं पटना में इंटरव्यू हो रहा है या फिर दिल्ली में इंटरव्यू हो रहा है और हमें उस बात को कहना है कि मैं यहीं का हूँ, तो उस कंडीशन में हमें कहना होगा कि आई एम फ्रॉम पटना और दिल्ली इट सेल्फ। मैं पटना से ही हूँ या मैं दिल्ली से ही हूँ। इस कंडीशन में सेकेंड में भी कह सकते हैं कि यहाँ सेकंड में यह बताया जाता है कि आई लिव एट पटना और दिल्ली, मैं पटना या दिल्ली में ही रहता हूँ, पटना या दिल्ली में रहता हूँ, मैं ही नहीं मैं रहता हूँ। तो इस तरह से आप अपना प्लेस का जो है इंट्रोडक्शन, प्लेस के बारे में आप बता चुके हैं। यहाँ पर और एक प्रोसेस आपका, एक और पार्ट कंप्लीट हो चुका। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे कि आगे कैसे क्या होगा। तो फैमिली के बारे में अगर बताना है, अगर क्या बताना ही पड़ता है भाई, बताना पड़ता है कि मेरे अतिरिक्त मेरे फैमिली मेम्बर्स में और कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली में और कौन कौन हैं। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। यहाँ पर एक सेंटेंस आपको याद कर लेना होगा, बहुत ही अच्छा छोटा सा सेंटेंस है। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी कि मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स यानी माता पिता के अतिरिक्त, यानी मेरे फैमिली में और कौन कौन है, तो मम्मी पापा के अतिरिक्त और कौन कौन है ये बताने वाला हूं मैं। तो यहाँ कहूँ कि आई हैव अ ब्रदर। अब भाई अगर बड़ा है तो हम लिख सकते हैं कि आई हैव एन एल्डर ब्रदर। अगर बहन छोटी है तो एंड ए यंगर सिस्टर। यहाँ पर हम कह सकते हैं अपने अनुसार, यहाँ पर इस खाली जगह को भर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे दो भाई हैं और दोनों मुझसे बड़े हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, और एक बहन है जो हमसे छोटी है तो लिखेंगे एंड ए यंगर सिस्टर। अच्छा फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि मम्मी पापा के अतिरिक्त दादा दादी भी हूँ। बाय द वे मान लेते हैं कि मेरे परिवार में मम्मी पापा भाई बहन के अतिरिक्त दादा दादी भी हूँ, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसी फर्स्ट सेंटेंस जो आपने याद किया था अभी अभी, उसमें क्या लिखेंगे, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। क्या लिखेंगे, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि मेरे परिवार में मम्मी पापा और दादा दादी के अतिरिक्त कौन कौन, मेरे परिवार में मम्मी पापा और दादा दादी के अतिरिक्त और कौन कौन से हैं, तो आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड ए यंगर सिस्टर। मेरे परिवार में मम्मी पापा और दादा दादी के अतिरिक्त मेरा एक बड़ा भाई है और मेरी एक छोटी बहन है। तो यहाँ पर हमने अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में भी अगले बंदे को बता दिया। इस तरह से हमने ये बताया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना क्वालिफिकेशन है उस पर चलने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग फैमिली के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्या, तो क्वालिफिकेशन। तो आते हैं क्वालिफिकेशन में, देखते हैं क्या है। तो जैसे अगर हम एक स्टूडेंट हैं, सपोज एक स्टूडेंट है और मैं अगर स्टूडेंट हूँ, किसी क्लास में पढ़ता हूँ, तो मैं बताऊँगा कैसे कि आई रीड इन 8th क्लास, और यहाँ पर स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड। आई रीड इन 8th क्लास, 8th स्टैंडर्ड, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आई रीड इन क्लास 8, या मैं फिर से बात वही, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अक्सर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें बस ये है तो बहुत ईजी चीज़, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी अगर हम यहाँ पर जब 8th लिखेंगे तो इसके बाद क्लास लिखेंगे या स्टैंडर्ड लिखेंगे। अगर पहले क्लास या स्टैंडर्ड लिखे हैं तो फिर लास्टली जो है ओनली डिजिट डालेंगे, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। इस तरह से करके जो है हम अपने क्लास को बताएंगे। या हम ये कह सकते हैं कि आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ये कह सकते हैं। या फिर जब हायर एजुकेशन जो अर्निंग किया जाता है तो उसको हम परस्यू कहते हैं, परस्यूइंग। जैसे मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ,
मान लेते हैं कि मैं बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ, तो उस कंडीशन में कह सकता हूँ कि आई एम परसिंग बीए सेकेंड ईयर, यानी कि मैं बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन के बारे में हम अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं, या ऑफिशियली जहाँ भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इन सारी फैक्ट्स को हम वहाँ उनके सामने रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है हमारा एडिशनल स्किल। आखिर एडिशनल स्किल क्या है? एक्चुअली आप बात ये समझ लीजिए कि एडिशनल स्किल से स्टूडेंट्स के पास तो कुछ होते नहीं। अब बाय द वे कोई स्टूडेंट क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ रहा है, तो उसके पास एडिशनल स्किल क्या हो सकता है? उसने तो अपनी पढ़ाई भी अभी तक पूरी नहीं की है, तो उसके पास तो कोई एडिशनल स्किल है नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम ग्रेजुएट हैं या इंटरमीडिएट करके आगे बढ़े हैं, कुछ जो है हमने दूसरा जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है, या फिर कोई दूसरा मतलब इस तरह का कोई हमने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो हमारा क्या हो गया? एडिशनल स्किल हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि एडिशनल स्किल में हम क्या कह सकते हैं, इंटरव्यूअर को क्या बता सकते हैं। तो बाय द वे अगर हमने एडीसीए कोर्स किया है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स अगर हमने किया है, तो हम बताएंगे उनको कि आई हैव कंप्लीटेड एडीसीए कोर्स फ्रॉम आरसीएसएम दाऊदनगर पटना कोलकाता दिल्ली, जहां से भी हमने किया है। हम चाहें तो ये जगह बता सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम बता सकते हैं। अगर चाहें तो जगह का नाम और इंस्टीट्यूट का नाम बता सकते हैं, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, बस इतना ही कह सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड एडीसीए कोर्स। हमने क्या किया भाई? तो एडिशनल स्किल हमारे पास ये है कि हमने एडीसीए का कोर्स, कंप्यूटर कोर्स हमने किया है, ये हमारा एडिशनल स्किल है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि वो क्या है। तो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है? भाई आप जॉब के लिए गए हो, इससे पहले कभी ना कभी आप कहीं ना कहीं आपने काम किया होगा, या फिर आपने नहीं किया होगा। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग देखेंगे कि एक्सपीरियंस में क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है कि बाय द वे आपने पढ़ाई पूरी की है, आपने अभी अभी रिसेंटली पढ़ाई पूरी की है और आपको काम करने की आवश्यकता हो गई, या उस तरह का कुछ मतलब डिमांड हो गया, सिचुएशन का डिमांड हो गया कि आपने पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको वर्क करना है, काम करना है। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि आई एम आ फ्रेशर। आई एम आ फ्रेशर। मैं क्या हूँ भाई? तो मैं फ्रेशर हूँ, मैं नया हूँ, यानी कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने कहीं काम किया है तो उसके बारे में आप डिटेल दे देंगे। बाय द वे आपने दूसरी जगह भी इससे पहले काम किया है तो उस जगह का आप डिटेल देंगे और उस वर्क का डिटेल देंगे। जैसे क्या हो सकता है, यहाँ पर कह सकते हैं आई हैव वर्कड फॉर 2 years विद टाटा टिस्कॉन और सैमसंग केयर, यानी कि मैंने 2 वर्षों तक टाटा टिस्कॉन कंपनी के साथ काम किया है या फिर सैमसंग केयर में हमने काम किया है। भाई यहाँ पर इन का प्रयोग नहीं करना है, आपको विद का प्रयोग करना है कि आपने टाटा कंपनी के साथ काम किया है, कंपनी में नहीं बल्कि कंपनी के साथ काम किया है। अगर आप चाहें तो उसका पोस्ट भी दे सकते हैं, एज ए मैनेजर, एज ए कैशियर, एज ए सुपरवाइजर। आपने जिस पद पर काम किया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं एज, यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं एज अ मैनेजर, या फिर आप कह सकते हैं एज ए सुपरवाइजर। इस कंडीशन में आप इन चीज़ों को ये रख सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं यदि आप चाहें तो। अगर नहीं भी चाहते तो कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा हॉबी। हाँ भाई, हॉबी तो सबसे बड़ी चीज़ है। शौक तो सबका होता है, कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पर हॉबी की बात करेंगे कि आखिर हमारे हॉबीज़ क्या क्या हैं। हम इन चीज़ों को भी अपने इंटरव्यूअर को बताएंगे, उनको कहेंगे कि हाँ भाई हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ में हमें ज़्यादा रुचि है। तो देखते हैं आखिर हॉबीज़ क्या क्या है। तो जैसे कह सकते हैं कि माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिसनिंग म्यूजिक नहीं, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर हमें बताना होगा कि माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, या फिर कह सकते हैं कि माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल। मेरा हॉबी जो है वो फुटबॉल खेलना है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि माई हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग। मेरा जो शौक है, मेरा जो हॉबी है वो गीत गाना, मुझे संगीत गाना अच्छा लगता है। इसी तरह से कह सकते हैं कि माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, या मेरा जो हॉबी है, मेरा जो शौक है वो पुस्तक पढ़ना है, किताब पढ़ना है। तो इस तरह से आप अपने हॉबीज को यहाँ बता सकते हैं। इसके लिए दूसरा वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। या कह सकते हैं कि आई लव प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, पसंद करता हूँ, प्रेम है उससे। आई लव सिंगिंग सॉन्ग्स, मुझे संगीत गाना अच्छा लगता है। या आप कह सकते हैं कि आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है या मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ। तो फिर भाई लास्ट पॉइंट जो है हमारा एंड,
तो बहुत कुछ हमने अपने इंटरव्यूअर को बहुत कुछ अभी तक हमने बताया। तो भाई अंतिम पड़ाव पे आते हैं कि आखिर लास्ट में क्या हमें बोलना है, क्योंकि सब कुछ सही हो गया है और लास्ट यानी कि अंत ही सही ना हो तो समझिए सब कुछ खराब हो गया। तो अंत में हमें क्या कहना है उनसे ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर कहेंगे इन में क्या कि दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि ये हमने जो कुछ बताया ये मेरे बारे में सब कुछ था। थैंक यू, धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। तो भाई इस तरह से हम कहीं भी ऑफिशियली इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से रखेंगे, इस तरह से अपना परिचय देंगे कि सामने वाले बंदे पे इंप्रेशन पड़े। ऐसा कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि आपका पहला प्रभाव ही जो है वो आपका अंतिम प्रभाव होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, स्पोकन के जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें मिलेंगे और ढेर सारी अच्छी जानकारी जो स्पोकन लैंग्वेज से रिलेटेड होगा कि अंग्रेजी कैसे बोले, कैसे सीखे, अपना इंग्लिश जो है इन्फ्लुएंटली मतलब डायरेक्टली जो है फ्लुएंटली हम कैसे बोले, कैसे मतलब दूसरे बंदे से दूसरे व्यक्ति से अंग्रेजी में कैसे बात करें, इस टॉपिक पर चर्चा होगा। हम ढेर सारी जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल सिलेक्ट करें, जिससे कि मेरे वीडियोज़ के सारे अपडेट आप तक पहुँचते रहें। और हो सके तो मेरे वीडियोज़ को दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात उन तक मेरे वीडियोज को पहुंचाएं। Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.